आज आगे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखना कि जो पिछली वीडियो में यानी एल्गोरिदम की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 पे हूँ, तो ऐसे ही करके चलेंगे पार्ट वाइज। तो यहाँ पे देखो I1 है, P0 Q0। I जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू n चेक कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो तुम्हें याद होगा हमने फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कि log n आ जाएगा और p प्लस प्लस ये भी लॉग इन, मतलब ये लॉग इन टाइम चलेगा। कैसे, तो फिर वीडियो 1 देख लो, वरना छोटा सा एग्जांपल ही देख लो कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, है ना। तो ये 2 की पावर होती रहेगी, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2 की पावर k इक्वल टू n आ जाएगा, या फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब ऐसा आ रहा है। ठीक है, रिविजन के लिए बताया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस, कि यहाँ पे n नहीं है, जे स्मॉलर देन इक्वल टू p है। तो p तो ऑलरेडी क्या है, ये है। तो log p होगा, दैट इज़ log ऑफ log n। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई o ऑफ log n, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है वो देखा जाता है ना। टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सम करते हैं ना, जितने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, बड़ा तो डेफिनेटली ये है ना। जितना log लोगे उतना छोटा होता जाएगा। मगर यहाँ पे q की अगर पर्टिकुलरली वैल्यू पूछी जाए, दैट इज़ दिस, तो वो आएगी log n। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि n तक जा रहे हैं लूप, सही है, मगर एक कैच है यहाँ पे कि j प्लस आई हो रहा है, यानी i की वैल्यू यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रही है। तो तुम्हें पता है अगर +2 करते हैं, +3 करते हैं, तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि उतना टाइम्स हो रहा होता है। तो n बाय आई टाइम्स चलेगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि वैसे तो बोला जाता है कि देखो, अगर सिंपल होता है ये कि i प्लस प्लस है, यहाँ j प्लस प्लस होता तो n इंटू एन कितना हो जाता है, n स्क्वायर टाइम हो जाता। मगर यहाँ क्या है, i अगर 1 है तो j क्या है, n/1, i 2 है तो j n/2, सो ऑन जाएगा। i अगर n है तो j n/n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इन सब का सम करो, n/2, n/3 है ना, n कॉमन ले लिया तो ऐसा आ गया। ये जो है, ये सीरीज़ है log n की सीरीज़ है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि 1 + 1/2, 1/3 ऐसे जाता है, तो log n की सीरीज़ होती है। अगर 1/n नहीं रहता तो n फैक्टोरियल की, है ना। ये सब तुम्हें पता है, मगर नहीं पता था तो देख लो कि यहाँ पे n log n इज़ द आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ एंटर, देखो इनर लूप तो है मगर डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी नहीं होती तो n स्क्वायर हो जाता, मैंने बताया, मगर यहाँ n log n होगा। एक और देखो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है हर एग्जाम्पल में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे S0 है, I0 है। अब वाइल s स्मॉलर देन n, i इज इक्वल टू i+1 हो रहा है और s इक्वल टू s+i हो रहा है। ठीक है, यहाँ s की कंडीशन चेक हो रही है, यानी अब जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ, मतलब क्या करूँ इसमें, देख के तो समझ नहीं आ रहा, तो वैल्यूज डाल दो। S0 था शुरू में, तो 0 स्मॉलर देन n, सही बात है। फिर अगर 0+1 कर दिया, क्योंकि i की वैल्यू 0 थी, 1 जोड़ने से i की वैल्यू 1 हो गई, तो s की वैल्यू भी 0+1 हो गई। ध्यान से देखना, अगर अगले स्टेप में जाएंगे हम तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे s में क्या होगा, 0+1+2, दैट इज़, क्योंकि ये तो पहले से था, इसमें 2 और जुड़ गया। तो पैटर्न अब समझ में आ गया तुम्हें। तो यहाँ आगे आगे गए तो 0+1+k तक जा रहा है, और ये तो क्या है, सम ऑफ k नंबर्स है, दैट इज़ k+1/2, है ना। पढ़ते आ रहे हैं 10वीं 11वीं से। तो ये n के बराबर हो गया, मान लेते हैं अगर n के बराबर हो गया तो ये कंडीशन फेल हो गई ना। तो यहाँ तक तो लूप चलेगा। तो अगर हम फॉरगेट लोअर वैल्यू करें, कि करना ही होता है, मतलब देखो k स्क्वायर अगर आ गया ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए k की वैल्यू का, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वही काफ़ी है। तो k² इक्वल टू n है, यानी k इज इक्वल टू n/2 है। तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, √n हो गई। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई पूछे √n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एग्जांपल दो, तो ये प्रोग्राम बनाओ। इतना थोड़ा, इतना दिमाग में रहना चाहिए तुम्हारे,
क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डायरेक्ट, तो फिर पेपर में जो नए क्वेश्चन बन के आएंगे उनके लिए तो तैयार तभी होगे ना जब एक क्वेश्चन तैयार होंगे पहले से। इसको देखो यहाँ पे, ये तुम्हें बहुत से डाउट क्लियर कर देगा। बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन जा रहा है ये, और तुम्हें लग रहा है इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं वो भी देख लेता हूँ। आई क्यूब जो है स्मॉलर देन इक्वल टू एन है, ठीक है, आई प्लस प्लस जा रहा है। नीचे देखो जे ग्रेटर देन वन है और जे एन है शुरू में, और जे को 3 से डिवाइड करा जा रहा है। आगे तो के की पावर 25 स्मॉलर देन इक्वल टू एन की पावर 25, ये के प्लस वन हो रहा है। रैंडम वैल्यूज़ देने का मतलब ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करने का रीज़न ये है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे डील करना है वो हर स्टेप पे समझ में आए। तो पहले ऊपर वाले स्टेप को देखते हैं कि आई क्यूब की पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है ना। तो पहले तो 1 क्यूब चेक होगा, फिर 2 क्यूब चेक होगा, इंक्रीमेंट तो एक एक करके हो रहा है ना। तो कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो n के बराबर होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, n⁻⁴ है ना। तो इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट गया, n इक्वल टू n आ गया। यानी यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन आ गई, उसके बाद जो होगा वो आगे ही चला जाएगा, तो लूप तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो चलने वाला है वो n⁻⁴ से इसका वो हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर लूप की। सेकंड लूप पे आते हैं, यहाँ पे n से शुरू हो रहा है ना, और 1, और बार बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता है इस चीज़ का कि जब भी ऐसा कंडीशन होता है, देखो अगर 1 से n तक जाता और j इज इक्वल टू 3 × j भी होता तब भी यही आता, है ना। तभी मैं कह रहा हूँ प्रीवियस एग्जांपल्स को दिमाग में रख के रखो तो फटाफट समझ में आएगा। तो इसलिए log n आ गया, बेस 3 आ गया, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो, हमने शायद इनिशियल एग्जांपल में बताया, वरना के वैल्यू पुट कर लो तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो के रेज़ टू पावर 25, यहाँ n रेज़ टू पावर 5 है। तो इनिशियली के क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 25 कंपेयर होगा n की पावर 5 से। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा। एक केस ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल कब होंगे, जब के की वैल्यू क्या होगी, n की पावर 5/25। तुम सोचते हो ये सब बनता कैसे, है ना। अगर तुम सोचते हो तो मैं बता दूं, नहीं सोचते होगे वैसे, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। हमें यहाँ तक पहुँचने दो, के की पावर 25 है, मुझे 25 नहीं चाहिए तो 25 से डिवाइड कर दो। मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 से 25 कट गया, और n की पावर 5 n की पावर 5 बराबर आ गई। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। वरना क्या करो, ये इसकी जो पावर है उसको रेसिप्रोकल में रखना है, सामने वाली की पावर को न्यूमरेटर में रखना है, इसको डिनोमिनेटर में, ऐसे भी दिमाग लगा लो। तो इसका मतलब n⁻⁴ जो है इसका लूप चलेगा। तो एक बार बताओ क्या डिपेंडेंसी है। देखो, डिपेंडेंसी होती है तभी मल्टीप्लाई होते हैं तीनों, है ना। मतलब डिपेंडेंसी होती है तब मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, सॉरी। देखो अगर एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, जैसे मैंने पी वाला क्वेश्चन बताया था कि उसमें तो लॉग 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 आंसर आ गया था, है ना, लॉग लॉग एन। तो यहाँ अगर अगर इन तीनों में डिपेंडेंसी होती है, मान लो ये जो दोस्त है, रिश्तेदार है, तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, है ना। वरना इनर लूप की खासियत ये होती है कि वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं, है ना। यहाँ पे जैसे j = j/3 तो है, प्लस आई वगैरह तो नहीं है ना। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा और फाइनल आंसर ही आ जाएगा। ऊपर वाले से 1/3 और 1/5 जो है मल्टीप्लाई होके, ये मैंने 15 शायद गलत लिखा है क्या, देख लेना भाई। एडिशन होता है ना, पावर बेस सेम है तो पावर गेट एडिड, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें बस लॉजिक समझाना था। ये देखो एक और महान क्वेश्चन, यहाँ पे आई तो देखो सेम है, हर क्वेश्चन मज़ेदार है, मतलब तुम इस इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। I1 है, I1 है, I1 है यहाँ, ठीक है। एक बार आई को डिक्लेयर करा गया है, और हर बार जो है वो पावर इंक्रीज़ हो रही है, एक दूसरे के अंदर लूप है, दिख रहा है ना। तो देखते हैं क्या है, इनर लूप तो है, क्या डिपेंडेंसी है कि नहीं। तो सेम आई फॉर और लूप। अब देखो आई की वैल्यू अगर शुरुआत में क्या है, 1 है, क्लियर रखना दिमाग, आई का डब्बा 1 है, फिर क्या हुआ, अंदर चेक करा, मतलब 1 है तो अंदर चेक करा ना,
कंडीशन देखने के बाद अंदर आ गए भाई। यहाँ क्या करा, आई की वैल्यू 1 है, हाँ है, ठीक है भाई, फिर से 1 कर दी, कंडीशन चेक करा, आगे बढ़े, आई की वैल्यू फिर 1 है, 3 बार 1 हो गई ना, कंडीशन चेक करी, ओके सर, आगे बढ़े, आई की वैल्यू 2 कर दो, आई की वैल्यू 3 कर दो, अंदर वाले लूप में घूम रहे हैं, आई की वैल्यू 4 कर दो। एक केस ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू n क्यूब हो जाएगी, अगला केस ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू n क्यूब प्लस 1 होगी, है ना, और वो केस फेल हो जाएगा, तब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर गए तो क्या करा, आई की वैल्यू एन क्यूब प्लस 2 करा। अब एन क्यूब प्लस 2 जो है क्या, स्मॉल ग्रेटर देन है एन स्क्वायर से, तो क्यूब आ गया ना, तो वो क्या बोलेगा भाई, हमारे लिए भी फॉल्स है ये बात, ऊपर जाओ, वो कहे और ऊपर जाऊँ, ठीक है, यहाँ चेक करा, एन क्यूब प्लस 3, तो अल्टीमेटली अगर तुम ये +2 +3 में मान लो तुम नहीं पहुँच पाए, मगर तुम्हें इतना पता है कि एन क्यूब आ रहा है, तो ये एन क्यूब ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में नया क्या था, कंफ्यूज करने की बात, अगर मान लो कोई भोंदू बच्चा भी होता, वो भी क्या करता, ये एन टाइम चलेगा, ये एन टाइम, ये एन टाइम, ऐसे करके कुछ सोचता, एन क्यूब कर देता। वैसे भोंदू बच्चा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, पावर तो इंक्रीज हो रही है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की पावर 6 हो जाएगी इन तीनों को, है ना, ऐसा तो नहीं होना, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। मतलब कंडीशन चेक होती है, पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला और देख लो, ये तो बहुत मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिमाग खोल देता है। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, आई की वैल्यू 4 2 1 जा रही है, ऊपर वाले में क्या जा रहे थे, 1 2 3 जा रही थी, है ना, यानी यहाँ पे लूप के अंदर जैसे जैसे घुस रहे हैं पावर कम हो रही है। तो देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 3 बार तो 1 हो गई, अंदर गए 2 हो गई, अंदर जाके ऐसे ऐसे कर करके एन तक जाएगी, है ना। जिस दिन n+1 आया उस दिन लूप ऊपर खिसक गया। अब ये चेक करेगा, n+1 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू एन स्क्वायर है, हाँ सही बात है, तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, n+2 नीचे जाएगा, और जैसे ही नीचे गया ना आई की वैल्यू फिर 1 हो गई, यही कैच था, देखो कट के आई की वैल्यू 1 होगा, फिर से लूप चला n तक, फिर n+1 आया, ऊपर जाएगा, यानी ये कहानी जो है वो कब तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक। तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। मैंने एल्गोरिदम कल, मतलब पिछली वीडियो में कल बनाई थी, जो शुरू में ही बता दिया था कि ये एक एल्गोरिदम नहीं हो सकती क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, तो प्रोग्राम इज़ जस्ट लूपिंग, ठीक है। तो ये था कैच इस क्वेश्चन का। क्वेश्चंस की कमी नहीं रहने वाली, 2 क्वेश्चन और आ गए। देखो यहाँ पे क्या है कि ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, दोनों इंटर लिंक्ड हैं, यानी रिलेट करते हैं, तभी बनाया ऐसा कि n जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राइम नंबर है, और इस बार के कंडीशनल जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, इनर लूप तो है मगर कंडीशन ऊपर आ जा रही है, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब इनर लूप चलेगा, ठीक है। दोनों ही केसेस हैं। पहले केस में क्या है कि n मॉड्यूलस आई इक्वल इक्वल टू 0 है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। पहले इक्वल इक्वल टू 0 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई जो है वो लूप चल रहा है, अगर हमारा n मॉड्यूलस आई इक्वल इक्वल टू 0 है, और देखो n क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से कौन, प्राइम नंबर के क्या फैक्टर होते हैं, 1 और n, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, है ना। तो जब जब 1 और n आएगा तभी अंदर का लूप चलेगा, और अंदर का लूप कितना लेता है, n टाइम लेगा, है ना। तो कंडीशनल डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर कंडीशनल डिपेंडेंसी है ना। तो क्या हुआ कि अगर आई 1 रहा तो ये अंदर तक जाएगा तो n हो गया, है ना। आई अगर 2 रहा तो O(1) चलेगा, कंडीशन चेक हुई, वो नीचे आ गए। 3 रहा, कंडीशन चेक हुई, नीचे आ गए, क्योंकि ये लूप चलेगा ही नहीं, है ना। कब चलेगा, जब आई की वैल्यू n होगी। तो ये ऐसे मत सोचना कि मान लो 2 करके देखा, 2 भी तो एक प्राइम नंबर है, अरे हाँ है, अगर n की वैल्यू 2 होती तो यहीं तक चलता, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि 2 बार n जो चलेगा, है ना, 2 बार क्या चलेगा, n चलेगा, और बाकी n-2 टाइम्स O(1) चलेगा,
यानी ऑल इन ऑल ओ ऑफ एन इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, n प्लस 2n 3n आ गया, क्योंकि यहाँ से तो n दिख रहा है। ये छोटी टर्म्स को भूल जाया करो, ऐसे मत देखना इसको मैथमेटिकली, इसको एसिम्प्टोटिकली देखना। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है, यहाँ पे 2n है, तो अल्टीमेटली n ही आंसर है। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ा सा कैच क्या है कि ये नहीं होना चाहिए, यानी 1 और n नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होगा, n नहीं होगा, बाकी सब में क्या है, O ऑफ n जाएगा। यानी O ऑफ n जाने, देखो 2 टाइम जाने वाले जो है वो O ऑफ 1 के हैं, मगर n टाइम जाने वाले n-2 के हैं, यानी n इंटू एन क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा होप। तो आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखो कि मेन के अंदर क्या करा, I1 है, J1 है, K1 है, लेकिन यहाँ पे I जो है स्मॉलर देन n है, J स्मॉलर देन I है, K स्मॉलर देन J है। यानी समझ रहे होगे कि हर एक की कंडीशन जो है ऊपर वाले की कंडीशन है। तो देखो I अगर 1 होगा, I ध्यान से देखना, I 1 होगा तो J क्या होगा, 1 से लेके 1 तक ही जाएगा, है ना। K क्या होगा, 1 से लेके 1 तक जाएगा, तो यानी एक बार चला। अगला देखो, I अगर 2 होगा तो J 1 से लेके 2 तक जाएगा, यानी ये 2 बार चलेगा, और इसके 1 एक बार चलेगा और ये 2 बार, तो 1 प्लस 2, तो ये 2 बार चलने वाला है। ध्यान रखना टाइम्स है। ठीक है, ये 2 नहीं लिख रहा मैं, 2 बार चलेगा बोल रहा हूँ, ध्यान ध्यान से रखना। ठीक है, इसलिए टाइम्स लिखा है मैंने। अब देखो 3 है, तो जे जो है एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार, तो के जो है एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, है ना। ऐसे ही करके हमारे पास चलता जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1+1+2+1+2+3 प्लस ऐसे करके, है ना। तो यानी हमारे पास देखो सम तो है 1 से लेके n तक का, मगर हर बार आ रहा है। तो इसको हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि I 1 से लेके n तक जा रहा है, और J 1 से लेके I तक जा रहा है, और J, यानी कि रिप्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं PMI क्लास 12th का पढ़ लेना चाहिए था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली हमें पता है, देखो यहाँ पे हमें इसका पता है कि 1 से लेके कोई I तक जाएगा तो उसका क्या फार्मूला होता है, I+1/2, है ना। जैसे 1 से लेके n तक जाता है n+1/2 होता है, तो ये चीज़ तो हमें पता है। अब यहाँ देखो हाफ बाहर ले लिया, अब I² और I, अब I² का अगर तुम भूल गए होगे तो ये हमने PMI में ही देखा था। ठीक है, क्लास 11वीं में था, जहाँ भी था, मेरे को ध्यान नहीं इतना। तो n+1 2n+1/6 ये फार्मूला होता है I² के लिए। ठीक है, सिग्मा I² के लिए, और I का तो पता है n+1/2। तो ऑल इन ऑल समझ में आ गया मेरे को। यहाँ से देखो n² बन के आ रहा है, मगर यहाँ से n³ बन के आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n³ हमें ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा।